निर्णायक साबित होने वाला है। ठीक है, देखिए आज का पहला सवाल, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष से संबंधित दोस्तों आपके, इसको हम रासुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम रासुका बोलते हैं। और सवाल पूछूं आपसे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं, इंग्लिश में इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट दोस्तों एनएसएबी कहते हैं। ये किस वर्ष आपके, ये 1980 का कानून है, ये आपको छापना है। ठीक है, तो रासुका पूछे आपसे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पूछूं आपसे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पूछूं आपसे, 1980 का एक्ट है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे यह एक्ट जो है वो हमारे संविधान का दोस्तों कौन सा आर्टिकल हो गया, लेकिन आपके ये हमारे संविधान में आर्टिकल 222 है आपके, जिसमें निवारक निरोध, जिसमें क्या है, जिसमें दोस्तों निवारक निरोध की बात होती है, उससे संबंधित एक्ट है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, और दोस्तों आपने और नाम भी सुने होंगे, जैसे आपके टाडा सुना होगा आपने, टाडा है दोस्तों, इसके अलावा आपके पोटा है, इसके अलावा यूएपीए है। ये सारे एक्ट किस आपके आर्टिकल में, आर्टिकल 22 के अंदर है, जिसके अंदर निवारक निरोध की बात हुई है। बाकी आर्टिकल कौन सा आपके, एक्ट कौन सा हो गया है, 1980 का एक्ट आपको छापना है। रासुका जो वर्तमान में लागू है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का दोस्तों विचार है, ये सवाल एसएससी ने अपने सीजीएल एग्जाम 2022 में पूछा आपसे कि इस संविधान का कौन सा भाग है, उसमें कल्याणकारी जो राज्य है इसका विचार है। मैंने आपसे कहा हुआ है कि यह भाग कौन सा है, यह भाग आपका डीपीएसपी है। कौन सा सो, डीपीएसपी है। और ये मैंने कहा था भाग कौन सा है, भाग 4 दोस्तों। और ये किस देश से लिया हमने, ये आयरलैंड से लिया, याद कीजिएगा। क्या डीपीएसपी दोस्तों, अरे आर्टिकल नंबर 36 से 51। आइए कुछ बड़े महत्वपूर्ण डीपीएसपी की बात करते हैं आपसे यहाँ पर। देखो आर्टिकल नंबर 37 दोस्तों पूछूं आपसे, 37 में लिखा हुआ है कि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन अगर होता है तो आप जो है वो न्यायालय नहीं जा पाएंगे, इसके बारे में इसमें उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 37। ठीक है, अगर दोस्तों आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल आपके 226 से आप हाई कोर्ट जाते हैं, पर यहां पर वो व्यवस्था नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसको बोलते हैं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा ना, एनफोर्समेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आर्टिकल 248 जो है ना, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य, क्या है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है वो इसका उद्देश्य होगा। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि ये आर्टिकल कौन सा, देखो आपके, अरे भाग तो भाग 4 हो गया। ठीक है, कभी सवाल पूछे आपसे आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 38 हो गया। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, इसकी बात हुई है, ये आपको आर्टिकल नंबर 38 नोट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 39 ए बड़ा महत्वपूर्ण लिखना आपके, जिसमें फ्री लीगल एड किसकी बात हुई है, फ्री लीगल एड की बात हुई है, निशुल्क कानूनी सहायता जो है इसकी बात हुई है। और ये कैपिटल दोस्तों ए लिखा हुआ है, मतलब इसको संविधान में जोड़ा गया है, 42वां अमेंडमेंट था, इसे जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद आर्टिकल नंबर 40 जो है ग्राम पंचायत जो है, इसका जो फॉर्मेशन है आपके, वो आर्टिकल नंबर 40 में। अच्छा आप बताओ फटाक से मुझे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 43 बी में किसका उल्लेख छापना, आर्टिकल नंबर 44 में किसका उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 47 किसका उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 48 ए में किसका उल्लेख है, आर्टिकल नंबर आपके 50 में किसका उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 51 किसका उल्लेख है, ये आपके सामने। ठीक है, देखो आर्टिकल 43 भी पूछूं आपसे, याद कीजिए, कोऑपरेटिव कमेटी जो है इसका उल्लेख किसके अंदर है आपके, ये आर्टिकल नंबर 43 बी के अंदर। ठीक है, कोऑपरेटिव कमेटी मैंने कहा था आपसे कि 97 अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद कीजिएगा, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा आर्टिकल नंबर 44 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 47 पूछूं आपसे, याद कीजिए, जो पोषण है, इसके अलावा पोषण और शराबबंदी जो है कहां पर है, ये आपके आर्टिकल नंबर 47 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 48 ए पूछे आपसे, जो पर्यावरण संरक्षण है, ये कौन से आर्टिकल में है,
ये आर्टिकल नंबर 48 ए के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 50 पूछूं आपसे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, इसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करूं आपसे, वो आर्टिकल नंबर आपके 50 हो गया, ठीक है। और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है उसकी बात कहां पर है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 51 हो गया है। तो डीपीएसपी हमारा भाग 4 है, आयरलैंड से हमने लिया है लिखना आपके, और इसका उद्देश्य जो है वो लोक कल्याण का राज्य जो है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है मैंने आपको इस सवाल के अंदर लिखवा दिया, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसीरी पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों रचना करने वाला कौन। देखो तबाकत ए नसीरी जो है, और ये सवाल भी आपका सीजीएल जो एग्जाम है ना उसमें पूछा गया सवाल है। एक बुक लिखी हुई है यहाँ पर जिसका नाम है तबाकत ए नसीरी आपके, इस बुक की रचना करने वाला कौन है, लिखना मिनास उल सिराज जो है, मिनास उल सिराज जो है वो रचना करने वाला, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो मिनास उल सिराज जो है रचना करने वाला आपको नोट करना है। थोड़ा टफ सवाल है पर ध्यान रखिएगा, मिनास उल सिराज इस आपकी जो बुक है इसकी रचना करने वाला आपको छापना है, ठीक है। अच्छा बताओ फटाक से, शाहनामा जो है वो किसकी पुस्तक बताओ, शाहनामा पूछूं आपसे, शाहनामा जो है इसके राइटर कौन है आपके दोस्तों। इसके अलावा छापना आपके शाहनामा पूछूं आपसे, इसके अलावा तहकीक ए हिंद पूछे आपसे, तहकीक ए हिंद जो है इसके राइटर कौन है, जल्दी से छापना कमेंट बॉक्स में आपको, शाहनामा और तहकीक ए हिंद, है ना। अरे शाहनामा याद कीजिए, मैंने आपसे कहा सो शाहनामा किसकी पुस्तक आपके, फिरदौसी किसकी है, जो फिरदौसी साहब हैं इनकी बुक का नाम शाहनामा था। और तहकीक ए हिंद याद करो, अरे अलबरूनी किताब उल हिंद जो है वही दोस्तों तहकीक ए हिंद है। तो अलबरूनी साहब की पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक ए हिंद है। और हमारा तबाकत ए नशीरी पूछूं आपसे, मिनास उल सिराज की पुस्तक का नाम है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हो सका है, देखो याद कीजिए, जो हमारे वर्तमान आपके वर्ल्ड हेरिटेज आपके वो 42 है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके 34 तो आपके कैसे कल्चरल है, 7 हमारे पास नेचुरल है, और एक हमारे पास कैसा, हमारा एक हमारे पास में मिक्स है, ठीक है। 7 दोस्तों कल्चरल हमारे पास है, उसमें एक हमारा काजीरंगा, जो एक हमारा काजीरंगा है, यह भी हमारा 1985 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, ठीक है। और एक हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा दोस्तों असम के अंदर है, और केवलादेव जो है वो राजस्थान के अंदर भरतपुर के अंदर है, और इसे हमने 1985 के अंदर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बनाया है। तो 1985 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2010 नहीं, 2010 में तो क्या हुआ आपके, जो कालबेलिया जो डांस है ना उसको बनाया गया, ठीक है। 2010 में किस समय बनाया गया आपके, जो कालबेलिया डांस उसको बनाया गया है। 1985 छापना आप लोग जो है, केवला देव जो है उसको कब आपके 85 में बनाया गया है। इसको घना पक्षी विहार क्या बोलते हैं, इसे घना पक्षी विहार कहते हैं सो। और सलीम अली जो थे ना आपके, जो आपके फेमस आपके ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, सलीम अली की जो कर्म स्थली थी वो केवला देव थी, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सलीम अली जी की जो कर्म स्थली है वो केवला देव है, इसी को बोलते हैं हम क्या, घना पक्षी विहार बोलते हैं। 85 के अंदर जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया दोस्तों। और अभी हाल ही में पूछा आपसे नवीनतम कौन से हैं, अरे 41 और 42 छाप लीजिए, नवीनतम कौन कौन से हैं। शांति निकेतन दोस्तों एक तो नवीनतम हो गया है, 41 नंबर पश्चिम बंगाल के अंदर। और जो होयलेश्वर मंदिर है ये आपके बिल्कुल नवीनतम हो गया है, और ये कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। और भारत का 42वां क्या है, 42वां आपके हमारा नेशनल आपके वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, लोक लेखा समिति का गठन पूछूं आपसे, किस दोस्तों अधिनियम के तहत किया गया पहली बार, ठीक है। तो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसका निर्माण पूछे आपसे, पहली बार आपके कौन से एक्ट से इसका निर्माण होता है। देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछूं आपसे, इसमें 215 तो क्या होते हैं आपके, 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 जो है राज्यसभा मेंबर होते हैं, कुल इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं ना। पहली बात महत्वपूर्ण बात है, पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है उसके अंदर आपके कुल दोस्तों 22 मेंबर होते हैं। और पहली बार इसको लिखना, पहली बार इसको जो है 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था इसके तहत बनाया गया था, और पहली बार इसकी स्थापना 21 के अंदर होती है, ये आपको छापना है, ठीक है। 1919
1919 के एक्ट से पहली बार इसकी स्थापना होती है और 1921 के अंदर जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की पहली बार स्थापना होती है। 15 लोकसभा मेंबर थे और 7 राज्यसभा मेंबर, आपके कुल 22 मेंबर जो है इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक कमेटी कौन सी होती है, वो है एस्टीमेट कमेटी। कौन सी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राक्कलन कमेटी बोलते हैं। याद कीजिए, तो मैंने कहा था आपसे इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं और सारे मेंबर कहां से होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं। और 1950 के अंदर जो है ये पहली बार बनाई गई थी और जॉन मैथाई जो है ये उसके पहले अध्यक्ष थे। ये बात भी हमने की हुई है, ठीक है। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, दोनों महत्वपूर्ण है। ये वाली 1919 के एक्ट से बनती है और ये वाली आपके 1950 पहली बार बनती है, ठीक है। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से दोस्तों आधार है ना, जो मानव विकास सूचकांक जो है इसके आधार कौन कौन से हैं, जारी करने वाला पूछे आपसे वो है यूएनडीपी, आपके जारी करने वाला, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके दोस्तों 3 आधार, कितने, इसके 3 आधार है आपके। वो 3 आधार कौन कौन से आपके, एक तो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। एक पूछू कौन सा आपके सो, एक तो पर कैपिटा इनकम हो गया लिखना आपके। एक रसगुल्ला कौन सा होता है, एक होता है लिटरेसी, या फिर लिख दीजिए आप लोग जो है साक्षरता, ठीक है। और एक लिखिए कौन सा आपके, एक लिखिए जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला आधार आपके पर कैपिटा इनकम हो गया है, दूसरा आधार हमारा लिटरेसी हो गया है और तीसरा आधार क्या हो चुका है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो चुका है। और अभी जो रैंक आई है उसमें भारत की रैंक कौन सी है, 134 रैंक जो है वो भारत की रैंक है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसका दोस्तों स्कोर जो है वो 0 से 1 होता है, ठीक है। सबसे अच्छा 1 होता है, सबसे खराब 0 होता है। इसी के बीच स्कोर किसका आता है, मानव विकास सूचकांक का स्कोर इसके बीच में आता है ना। आगे देखिए, जेरोफ्थैल्मिया रोग पूछा आपसे, किस विटामिन की तो कमी से होने वाला रोग आपके। देखो जेरोफ्थैल्मिया, इसमें तो 2 वर्ड है आपके, एक तो वर्ड आपके जीरो, ठीक है, एक वर्ड तो जीरो आपके, और एक वर्ड है आपके ऑप्थैल्मिया। कौन सा वर्ड है, ऑप्थैल्मिया वर्ड है। ये 2 वर्ड मिलके क्या बनते हैं, जेरोफ्थैल्मिया बनते हैं, ठीक है। जीरो 200 वर्ड जो है ना आपके, इसका अर्थ होता है आपके सूखना, क्या होता है, सूखना आपके। और जो ऑप्थैल्मिया वर्ड होता है इसका अर्थ होता है आंख, क्या होती है, आईज होती है, ठीक है। तो जो आईज हैं इनका सूखना जो है वो रोग कौन सा आपके, जीरोफ्थैल्मिया है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे, विटामिन कौन सा आपके सो, ये विटामिन नंबर ए हो गया छापना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, कहते हैं इसे रेटिनॉल से बोलते हैं हम छापना। सो विटामिन ए को आपके, अगर पूछूं आपसे संक्रमण रोधी लेना, संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से कौन जाना जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, वो है आपका विटामिन दोस्तों ए, ठीक है। आप सभी जानते हैं विटामिन ए रेटिनॉल से आपके, इसकी जो कमी है इससे एक रोग और होता है, इसको बोलते हैं रतौंधी रोग बोलते हैं। रात में नहीं दिखाई देना, ठीक है, रात में नहीं दिखाई देना, ये आपकी ये वाला रोग होता है। तो विटामिन ए जो कमी है आपके, मैंने कहा विटामिन ए कमी है, जीरोफ्थैल्मिया लिख लीजिए आप, रोग जो है जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है, आंख का सूखना रोग है इसके अंदर, रेटिनॉल इसको हम कहते हैं साइंस के अंदर। और इसकी कमी से आपके नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है ये भी इस कमी से होता है, ये भी आपको छापना है। ये सवाल खूब आता है एग्जाम में, संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, वो विटामिन ए, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन सी है, ठीक है। देखो पदार्थ पूछूं आपसे, इसकी 3 अवस्थाएं जानते हो आप लोग कौन कौन सी है, एक तो है सॉलिड दोस्तों, एक है लिक्विड और एक है गैस, ये तो आप सभी जानते हो, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 अवस्थाएं पदार्थ की है, ठीक है। दो दोस्तों आपके अवस्थाएं और नहीं आ चुकी है आपके, 4th नंबर है प्लाज्मा, कौन सी है, 4th नंबर प्लाज्मा है आपके। और 5वीं नंबर आपके बोस आइंस्टीन, कौन सी है, 5वीं नंबर छापना आपके, यह है बोस आइंस्टीन। तो कुल मिला के 5 हमारे पास क्या हो चुकी है, अवस्थाएं हो चुकी है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तो आप जानते होंगे, 5वीं तो 4th आपके प्लाज्मा है दोस्तों, और 5वीं आपके बोस आइंस्टीन है। ये 5 अवस्थाएं पदार्थ की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता, सवाल पूछ रहा है ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत के ऊपर जो है वो कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है आपके वो किसके ऊपर लिखना, वो विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय लिखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो है, विद्युत चुंबकीय
प्रेरण सिद्धांत जो है इस पर काम करता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी जो है इस पर काम करता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सिद्धांत पे काम करता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी जो है इसके दोस्तों ऊपर जो है जो ट्रांसफार्मर जो होता है आपके, इस पे काम करता है। अच्छा बताओ इसका कार्य क्या दोस्तों होता है, इसका कार्य पूछूं आपसे, क्या कार्य इसका होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है उसका दोस्तों कार्य क्या होता है ये आपको बताना। चलो सिद्धांत कौन, सिद्धांत तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी आपके, ये सिद्धांत आपके सामने, ये सिद्धांत किसका है आपके, फैराडे का सिद्धांत है, इस पर ये काम करता है, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप मुझे बताओ इसका दोस्तों कार्य क्या होता है। मैं पूछूं आपसे, ट्रांसफार्मर जो होता है जो आपकी गली के बाहर लगा होगा दोस्तों आपके, इसको आप लोग आपके डीपी कहते हो, उसको जिसको आप डीपी बोलते हो, जैसे आप जो है उसका मैं पूछूं आपसे कार्य क्या दोस्तों होता है उसका। अरे इसका कार्य याद कीजिए आपके, इसका केवल दोस्तों एक कार्य आपके, वो है जो हाई वोल्ट हो आपके, हाई वोल्टेज जो हो उसको दोस्तों, हाई वोल्टेज जो है इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ये कार्य दोस्तों इसका होता है। जो वोल्टेज जो होता है ना उसे आपके रेगुलेट करना ना, जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करना काम किसका होता है, वो होता है आपके ट्रांसफार्मर काम, ये आपको छापना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर सो, अरे ट्रांसफार्मर एसी डीसी नहीं करता है, अरे डोपा लाल, ट्रांसफार्मर जो है ये एसी डीसी नहीं करता है, ठीक है। ये एसी डीसी नहीं करता है, ये केवल दोस्तों वोल्टेज जो होता है उसको मैनेज करता है, ठीक है। वोल्टेज को मैनेज करता है ना, एसी डीसी का काम इसका नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन और भत्ते, पेंशन और वेतन भत्ते किसकी संचित निधि पर आपके भारी दोस्तों होते हैं। अरे याद कीजिए हमने इसके बारे में पढ़ा था क्या, हमने पक्का पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 266 पूछूं आपसे, कंसोलिडेटेड फंड की बात दोस्तों आपके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 रुपया भी निकालना हो दोस्तों तो यहां से निकलता है, हमने बात की थी आपसे, ठीक है। और सो मैंने कहा था इसके लिए एक बिल आता है, इसको बोलते हैं विनियोग विधेयक, आपको याद होगा, ठीक है। ये बात हमने कही थी कि इसको 1 रुपया निकालने के लिए एक बिल दोस्तों आता है, उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, ठीक है। और इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल नंबर 114 के अंदर है, ये बात भी मैंने आपसे कही थी, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों मेरी बात को, उच्च न्यायालय सो हाई कोर्ट जो है आपके, सो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सवाल को आराम से पढ़ना है, समस्या नहीं लेनी है आपको, आराम से सवाल करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, गलत होने वाला सवाल, ठीक है। तो हाई कोर्ट से जो न्यायाधीश होते हैं, सवाल पूछा आपसे इनके पेंशन दोस्तों, इनकी पेंशन और जो इनके वेतन भत्ते जो होते हैं वो किस पर भारित होते हैं, स्टेट के ऊपर होते हैं या फिर सेंटर के ऊपर होते हैं, सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। दोस्तों जिस स्टेट में वो आपके हाई कोर्ट न्यायाधीश होंगे आपके, उनके जो वेतन भत्ते होंगे वो उसी स्टेट के ऊपर होने वाले, ठीक है। तो राज्य संचित निधि जो है इसके ऊपर क्या दोस्तों, आपके जो वेतन भत्ते होंगे आपके वो इसके ऊपर होने वाले, ठीक है। और बाकी दोस्तों जो पेंशन जो होता है ना आपके, ये पेंशन जो है, ये जो सेंटर का आपके संचित निधि जो होने वाली है इसके ऊपर वेतन भत्ते आपके होने वाले, ठीक है। तो कभी पूछे आपसे पेंशन किसके ऊपर होगा, पेंशन आपके सेंटर के ऊपर होगा, स्थाना पेंशन सेंटर के ऊपर होगा दोस्तों आपके। और आपके जो वेतन भत्ते होंगे वो जिस स्टेट में नौकरी करेंगे आपके उस स्टेट के लिए दोस्तों होने वाले, ठीक है। तो पूछे आपसे वेतन भत्ते किसके लिए होंगे, वेतन भत्ते छापना, ये आपके स्टेट के लिए होंगे, है ना। और जो पेंशन होगा वो किसके लिए, आपके पेंशन सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, हर कोई दोस्तों ठोकता है आपके कि राज्य के ऊपर होंगे, ठीक है। नहीं रसगुल्ला, पेंशन किसके ऊपर होगी, पेंशन सेंटर के ऊपर होने वाली है। और जो वेतन भत्ते होंगे वो किसके लिए होंगे, राज्य के लिए होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,000 1,000 दिनारी पूछूं आपसे, 2 सवाल एक ही पेपर के अंदर लिखे हुए हैं आपके। 1,000 दिनारी पूछा आपसे किसे कहते हैं, अरे मलिक कफूर, कौन सा मलिक कफूर जो है उसको कहते हैं। और मैंने इसका नाम लिखवाया हुआ आपको अलाउद्दीन खिलजी, दोस्तों AK-47 याद कीजिए,
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मलिक कफूर था, इसको 1000 दिनार में लेकर आया था आपकी ये, इसलिए इसका नाम क्या है, 1000 दिनारी इसका नाम पड़ गया है। मलिक कफूर आपको नोट करना है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी है ना। पूछूं आपसे, धारिता जो है आपके सो कैपेसिटेंस जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है छापना, फैराडे जो है ये इसका मात्रक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जो कैपेसिटेंस होता है उसका मात्रक क्या होता है आपके, फैराडे उसका मात्रक है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 2 पूछूं आपसे, एसडीजी नंबर 200, एसडीजी नंबर 2 पूछे आपसे, इसमें किसका उल्लेख है, देखो, अरे एसडीजी नंबर पूछे आपसे, पहली बार से एसडीजी कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, आप जानते हो एसडीजी है, ठीक है। कुल कितने गोल आपके, कुल 17 गोल एसडीजी के अंदर होते हैं ना, कुल 17 गोल इसके अंदर होते हैं, और आपके 15 वर्ष के लिए तो एसडीजी होते हैं आपके। एसडीजी नंबर 1 पूछूं आपसे, एसडीजी नंबर 1 छापना क्या है, ये तो आपके क्या है, एसडीजी नंबर 1 पूछे आपसे, वो है आपके गरीबी उन्मूलन, क्या है, गरीबी जो है इसका उन्मूलन करना आपके एसडीजी नंबर 1 है। जीरो पॉवर्टी क्या है, जीरो पॉवर्टी आपके एसडीजी नंबर 1 है, ठीक है। 2 पूछूं आपसे, जीरो हंगर छापना, जीरो हंगर जो है ये एसडीजी नंबर 2 हो गया, ठीक है। जीरो पॉवर्टी एसडीजी नंबर 1 हो गया है, और जीरो हंगर आपके एसडीजी नंबर 2 है, ये आपको नोट करना है ना। मेंडलीव के समय आवर्त सारणी में कुल ज्ञात दोस्तों एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। अरे याद कीजिए, अभी वर्तमान पूछूं आपसे, मोजले साहब की आवर्त सारणी है, और वर्तमान में 118 एलिमेंट जो है वो हमारी आवर्त सारणी में ज्ञात है, ठीक है। 118 सवाल पूछा है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उस समय पूछा आपसे कितने दोस्तों एलिमेंट ज्ञात थे आपके, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी ना आपके, उस समय छापना कितने, उस समय आपके केवल जो है 63 एलिमेंट ज्ञात थे, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी उसमें कितना आपके 63 एलिमेंट थे, जबकि वर्तमान में कितने आपके 118 एलिमेंट है। दोनों पॉइंट आपको यहां पर नोट करने हैं, ठीक है। आगे देखिए, घरों में दोस्तों इन्वर्टर की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल जो है आपके, वो रसगुल्ला उपस्थित होता है। घरों में आपके पूछूं आपसे, इन्वर्टर जो है आपकी, जो बैटरी जो होती है आपकी, उसकी बैटरी में पूछा आपसे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स आपके, उसमें एक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, वो होता है आपके H2SO4। कौन सा होता है, H2SO4 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये एसिड किसके अंदर होता है, जो घरों में जो इन्वर्टर जो होते हैं, जो बैटरी जो होती है, उसके अंदर आपके सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। और यह दोस्तों किसके लिए होता है, यह आपके इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है, जो बैटरी जो होती है उसके अंदर होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बैटरी के अंदर होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पूछूं आपसे, कैसे हाइड्रोलिक जो ब्रेक जो होती है आपके, जो वर्तमान में आपकी कार के अंदर आप देखते होंगे आपके हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे, अरे HCl नहीं होगा रसगुल्ला, HCl तो तुम्हारे पेट के अंदर है ना, बैटरी में छोड़ो, तुम्हारे पेट में कौन सा है, HCl अम्ल, ठीक है। हाँ, बैटरी में H2SO4 है ना। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, हाइड्रोलिक जो ब्रेक है आपके, सिद्धांत कौन सा आपके, तो पास्कल का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत पर आपके जो गाड़ी के अंदर वर्तमान में जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो आ रही है, वो इस सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। तो पास्कल थ्योरी के ऊपर क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, आपको नोट करना है ना। द्रव का ताप को बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव होगा, सरफेस टेंशन जो होगा आपके, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपके किसी तो द्रव का तापमान तो बढ़ाऊंगा आपके, तो उसका सरफेस टेंशन जो है वो उसको कम हो जाएगा ना, उसका सरफेस टेंशन आपके कम हो जाएगा, ये आपको छापना है, ठीक है। और सो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था, याद कीजिए, आपके जो गर्म सूप है वह ठंडे सूप की तुलना में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, आपको याद दोस्तों होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन तो कम हो गया, आपके सरफेस टेंशन कम हो गया तो आपके, और अगर सरफेस टेंशन कम हो गया तो वो हमारी जो जीभ है ना, वो हमारी जीभ पर तो फैल जाएगा ना, हमारी जीभ पर फैल जाएगा, और जीभ पर फैल जाएगा मतलब आपके स्वादिष्ट लगने वाला है। यही तो मैंने आपसे कहा है कि अगर सरफेस टेंशन आपके कम हो जाएगा तो हमारी जीभ पर फैल जाएगा। सो अगर फैल गया हमारी जीभ के ऊपर तो क्या होगा, जो हमारा सूप जो होगा वो अच्छा लगने वाला है, स्वादिष्ट लगने वाला है, ठीक है।
और किसी भी द्रव का तापमान बढ़ाओगे तो उसका सरफेस टेंशन जो होता है वो कम होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डांस कौन सा आपके सो? अरे याद कीजिए आपके वो डांस कौन सा आपके, ये डांस छम डांस है। कौन सा है? छम डांस है। ये खूब पूछता है एग्जाम वाला आपसे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पहला तो हिमाचल प्रदेश में होता है और बौद्धों द्वारा होता है, जो बुरी आत्माएं होती है उनसे बचने के लिए होता है, और छम डांस होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। छम डांस है ना। द्रवों का ये बताओ भाई साहब, कौन बताएगा सवाल को? बड़ा जबरदस्त सवाल था, सीजीएल में मुझे मिला सवाल जो है। देखिए सवाल आपके सामने, द्रव जो होता है उसकी डेंसिटी जो होती है, जो घनत्व जो होता है, इसको नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। जो लिक्विड द्रव जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है उसको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा, ये आपको छापना है, ठीक है। अरे द्रवों का घनत्व पूछूं आपसे, द्रव जो है उनका घनत्व नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे, ये आपको बताना है मुझे। यार याद कीजिए, हाइड्रोमीटर गलत दोस्तों आंसर है ना, हाइड्रोमीटर आंसर आपका गलत हो गया, ठीक है। कोई और भी है दोस्तों इसके अलावा? कालबेलिया डांस किस राज्य का है? हमारे राजस्थान का है, ठीक है। ये गलत दोस्तों आंसर है ना, हाइग्रोमीटर गलत आंसर। कोई और भी आंसर है क्या आपके? क्या कर रहे हो दोस्तों? अरे हर को एक एक बच्चे ने हाइड्रोमीटर छाप दिया, नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों केवल केवल आपके हाइड्रोमीटर आंसर आ रहा है। अरे लिख लो रसगुल्ला, पिकनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिकनोमीटर बोलते हैं। गजब आदमी हो रहा है, टोपीबाज आदमी हो ना। लिखो पिकनोमीटर, क्या बोलते हैं? पिकनोमीटर कहते हैं। लिख लो सवाल का आंसर, छाप लो कॉपी के अंदर। पिकनोमीटर क्या होता है? पिकनोमीटर होता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर लेक्टोमीटर नहीं होता है, पिकनोमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? पिकनोमीटर होता है, आपको ध्यान रखना है ना, पिकनोमीटर होता है, नोट कर लेना। ये महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत में बहादुरी का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा था? हमारे दोस्तों यहाँ पर बहादुरी का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है? वो होता है परमवीर चक्र। कौन सा होता है? परमवीर चक्र जो है वो हमारे दोस्तों यहाँ पर आपके बहादुरी का आपका हाईएस्ट अवार्ड है। अच्छा बताओ, पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार जो है परमवीर चक्र जो है वो किसने प्राप्त हुआ था, किन्हें मिला है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो परमवीर चक्र ठीक आंसर हो गया। भारत में बहादुरी का हाईएस्ट अवार्ड आपके परमवीर चक्र होता है, ठीक है। जल चौगान पोलो पूछूं आपसे कि एक टीम में दोस्तों खिलाड़ी कितने होते हैं आपके? देखो पोलो की बात करूं, पोलो अलग चीज है, और जो वाटर पोलो होता है इसमें खेल दोस्तों अलग होता है, ठीक है। पोलो में खिलाड़ी कितने होते हैं? 1 2 3 4, चार खिलाड़ी पोलो में होते हैं। और पूछूं आपसे वाटर पोलो जो है इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 खिलाड़ी जो है वाटर पोलो के अंदर होते हैं। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है। हाँ लिखिए, मैंने पूछा आपसे कि पहला परमवीर चक्र किसको मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। किसको मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला है। इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को भारत का पहला जो है परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पोलो में 4 होते हैं और जो वाटर पोलो होता है 7 खिलाड़ी हैं, ये आपको नोट करना है। रोवर्स कप पूछूं आपसे, खेल कौन सा आपसे? रोवर्स कप जो है, अरे याद कीजिए, रोवर्स कप खेल कौन सा है? फुटबॉल का आपके रोवर्स कप, ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का ट्रॉफी आपके। डूरंड कप पूछूं आपसे, फुटबॉल का है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और रोवर्स कप पूछे आपसे, फुटबॉल का है, ये आपको नोट करना है ना। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आपके किस वर्ष का है, ठीक है। इसको बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायो डाइवर्सिटी एक्ट बोलते हैं। पहली बात तो दिवस कौन से दिन आता है? दिवस आपका 22 मई। कौन सा है? 22 मई की जो तारीख है आपके, इस तारीख को आपका दिवस होता है, ठीक है। अगला सवाल पूछूं आपसे, एक्ट किस वर्ष का है छापना? अरे एक्ट पूछूं आपसे, जो ये एक्ट पूछे आपसे कौन से वर्ष का है? पूरे विश्व में सर्वाधिक कहां पर है? अमेजोन जो वर्षावन है यहां सर्वाधिक है छापना पूरे विश्व में, ठीक है। और सो भारत पूछूं आपसे, भारत में पहला स्थान किस आपके? जो वेस्टर्न घाट है हमारा, वो भारत में पहले स्थान पर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और पूछूं आपसे भाई, ये एक्ट किस वर्ष का है? 2002 का एक्ट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। 2002 का ये एक्ट है और 22 मई की तारीख है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत का पहला 1973, अरे ठोपा लाल 1973 पूछूं आपसे, इसमें
टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस वर्ष में आया था ना। आगे देखिए, भारत के पहले ये बताओ सवाल देखते हैं। आज सवालों का लेवल थोड़ा हाई रखा है मैंने, है ना, अब हाई ही रहने वाला है, ठीक है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित दोस्तों किया गया था। आपके बताना आपको, अरे भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार कौन सा है जिसको 26 के अंदर जो है प्रकाशित किया गया था, उस अखबार का नाम क्या है, ठीक है। सो अरे उस अखबार का नाम पूछूं आपसे ना, उसका नाम पूछे आपसे, उद्दंड लिखना से, उद्दंड मार्तंड जो है आपके, उद्दंड मार्तंड छापना, ये उसका नाम है, ठीक है। उद्दंत मार्तंड जो है आपके, ये इनका नाम लिखना आपके। इस अखबार का नाम क्या है, इस अखबार का नाम आपके उद्दंत मार्तंड इसका नाम। सो जैसे भाई साहब दोस्तों फिल्म थी ना, ढोल फिल्म, आपके राजपाल यादव दोस्तों आपको उसका नाम था ना, ऐसी अखबार का नाम है उद्दंत मार्तंड इसका नाम है। और इसको लिखने वाले कौन थे, पंडित जुगल किशोर, लिखना पंडित जुगल, आपके पंडित जुगल किशोर शुक्ला जो है वो लिखने वाले, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला लिखने वाले, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम है। और मार्तंड आपके कौन सा हो गया, आपके अखबार हो गया है, हिंदी भाषा का पहला अखबार है, 26 में प्रकाशित होता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए, उस्ताद मंसूर अबुल हसन और दौलत और आगा राजा खान आदि पूछूं आपसे, किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, आपके पेंटर थे, सवाल आपसे पूछा है। अच्छा दोस्तों याद कीजिए, अच्छा पूछूं आपसे, अरे किसका काल पूछा, किसका काल आपके गोल्डन दोस्तों इरा रहा है, किसका पेंटिंग का, वो काल किसका था, वो काल था आपके किसका, वो जहांगीर का था। जहांगीर जो काल जो आपके, जहांगीर का जो काल आपके, वो गोल्डन इरा किसका रहा, पेंटिंग का रहा है। उसी दरबार में उस्ताद मंसूर अबुल हसन, दौलत आगा राजा, ये सारे के सारे चित्रकार जो है, पेंटर जो है, वो इसके दरबार में, जहांगीर दरबार में थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और इसी दरबार में पूछूं आपसे, अरे पहला पूछे, पहला ब्रिटिश आपके जो व्यापारी है वो सो दरबार में आया था, याद करना। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था छापना आपके, अरे उसका नाम था कौन आपके, हॉकिंस का नाम था, हॉकिंस नाम था, पर इसको अनुमति नहीं मिली थी, याद कीजिए। फिर इसके बाद में कौन आता है, टॉमस रो, कौन आता है, टॉमस रो आता है, इसको परमिशन मिलती है, ये आपको याद करना है, ठीक है। 1615 में टॉमस रो आया था, ये आपको नोट करना है। परमिशन लेने वाला पहला व्यक्ति कौन, टॉमस रो था, जहांगीर दरबार के अंदर आया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, टॉमस रो को परमिशन मिलती है, हॉकिंस जो आया था ना, इसको परमिशन नहीं मिली थी। हॉकिंस आया कब, आपके 1608 ईस्वी के अंदर हॉकिंस आया था, पर परमिशन इसको नहीं मिली थी, टॉमस रो को मिलती, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन, दोस्तों पूछूं आपसे, जो आजीवक संप्रदाय है उसके फाउंडर कौन है, सवाल आपसे यहां पर ये पूछा है, ठीक है। पहली बात आपके यह संप्रदाय पूछा आपसे, अरे याद करो इसके संप्रदाय के संस्थापक कौन है, छापना। आजीवक संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन है, अरे ये तो आपको पता होगा, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। सो आजीवक संप्रदाय पूछूं आपसे, इसके संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे आपके, अरे कोई भी नहीं छापना, हाँ मक्खी पुत्र ना, मक्खी पुत्र घोषाल जो है, मक्खी पुत्र घोषाल छापना, ये संस्थापक है, इनका नाम भी आपको ध्यान है, ठीक है। तो मक्खी पुत्र घोषाल आपके छापना, संस्थापक का नाम नोट कीजिएगा, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय का दोस्तों अभिलेख है, यह अभिलेख जो है वो खारबेल का टाइम का अभिलेख आपके, और कहां आपके, कलिंग मतलब ओडिशा जो है, यहां का अभिलेख था। हाथी गुम्फा अभिलेख छापना, खारबेल टाइम का अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारबेल का टाइम का है। खारबेल पूछूं आपसे, कलिंग नरेश था आपके, ओडिशा जिसको वर्तमान बोलते हैं आपके, कलिंग नरेश, आपको ये नाम दोस्तों आपने सुना होगा। अरे सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख याद कीजिए, कलिंग पर विजय थी आपके, वही कलिंग है, ठीक है, ये है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चलिए ये हमारा यहाँ पर आज जो है वो मेधांश एपिसोड समाप्त हुआ। आज सवाल थोड़े अच्छे लेवल के थे, तो मैं चाहूंगा दिल आप भेज दीजिए, जिससे मैं कल भी सवाल और अच्छे लेवल के लाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100 एपिसोड जो है ना, वो जीके जीएस के लिए पर्याप्त हो आप सभी के लिए, वो प्रयास मेरा जारी है। और आज हम 30 एपिसोड पूरे कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आप दिल भेज दीजिए, फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास।